अच्छा, ये जो आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स। के फील्ड्स बनेंगी लेकिन चार्जेस जो होंगी वो एट रेस्ट होंगी। ठीक है, तो अब इस चौथे चैप्टर से पहले हमने जो है मैथमेटिकल टूल्स पढ़ लिए हैं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स में जो है या डेरिवेशंस में वो सारी मैथमेटिक्स यूज़ होगी। ठीक है, तो अब हम जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, लेकिन हम जो है स्टार्ट कहाँ से करेंगे कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स दैट आर एप्लीकेबल टू स्टैटिक आर टाइम इनवेरिएंट इलेक्ट्रिक फील्ड्स इन फ्री स्पेस आर वैक्यूम। ठीक है, तो हम ऐसे कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे कि जिनमें जो है हमारे पास फील्ड जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, और वो जो फील्ड होगी स्टैटिक होगी, कि उस फील्ड में जो है कोई चेंज नहीं आएगी। एक तो उसमें क्योंकि चेंज इस वजह से नहीं आएगी क्योंकि जो है हम जो है चार्जेस जो है एट रेस्ट कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है कोई मीडियम भी हम कंसिडर नहीं कर रहे, कोई मतलब डिस्टरबेंस और तरह की जो है कोई डिस्टरबेंस भी कंसिडर नहीं कर रहे, तो फिर जो हमारे पास फील्ड्स बन रही हैं वो जो है स्टैटिक हैं, चार्जेस भी स्टैटिक हैं, और वो चीज़ें टाइम के साथ जो है चेंज नहीं होंगी। और ये इस तरह की फील्ड्स जो है हमारी जो बनती हैं वो बनती हैं स्टैटिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से, कि हम जो है चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दें कहीं पे भी, और वो जो है चार्जेस जो हैं स्टैटिक हों कि उनमें जो है कोई मोशन ना हो। अच्छा, जो एग्जांपल यहाँ पे दे रहा है कि जो स्टैटिक फील्ड्स हैं वो जो है हमारे पास जो है कैथोड रे ट्यूब का जो एक्सपेरिमेंट जो है हमने जब कॉलेज लेवल पे पढ़ा था, तो उसमें जो एक फील्ड बन रही है वो वहाँ पे एक स्टैटिक फील्ड है, कि जब हम जो है कैथोड रे ट्यूब में जो है दो टर्मिनल्स थे, और वहाँ पे जो है हमने उसको जो है एक वैक्यूम बना दिया था, मतलब पूरी एयर जो है हमने वहाँ से उस ट्यूब में से जो है निकाल दी थी, और फिर जो है हमने दोनों टर्मिनल्स को जब जो है हाई वोल्टेज दी थी, तो फिर वहाँ पे एक किस्म की जो है फील्ड जनरेट हो रही थी, और वो जो फील्ड थी स्टैटिक फील्ड थी और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी थी। ठीक है, अच्छा, अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की जो स्टडी है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी एप्लीकेशंस में इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है फील्ड्स की जो है नॉलेज होना ज़रूरी है, कि मतलब अगर कोई डिवाइसेस हम बना रहे हैं, कोई मशीन्स बना रहे हैं या कोई एप्लीकेशन है, तो वहाँ पे जो है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड्स की जो है नॉलेज होना ज़रूरी है। स्टैटिक खास करके कह रहा है कि स्टैटिक अभी उन एप्लीकेशंस में जो है स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड्स की जो है नॉलेज होना ज़रूरी है, जैसे अब इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन में या एक्सरे मशीन्स में। ठीक है, या फिर जो है लाइटनिंग प्रोटेक्शन, ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें जो है एसोसिएटेड हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड्स के साथ, और इनकी जब नॉलेज होगी तो तभी जो है हम अगर जो कोई इक्विपमेंट है तो फिर उसको जो है हम अच्छे से डिज़ाइन कर पाएंगे। अच्छा, जो हमारे पास जो सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स है, जिसमें हमारे पास जो है डायोड है, ट्रांजिस्टर है, ठीक है, तो बीजेटी और जो है एफईटी, मतलब ये जो मोसफेट है, तो उसमें भी जो है हमारे पास मोसफेट में जो है हमारे पास फील्ड्स बनती हैं जिनकी हेल्प से जो है हम फ़्लो जो है फ़्लो ऑफ चार्जेस जो है हम कंट्रोल करते हैं। और जो कैपेसिटर है उसमें भी जब जो है हम उसको चार्ज करते हैं तो दो प्लेट्स के दरमियान जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। ठीक है, अच्छा, अब इसी तरह अगर हम जो है सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स को कंसीडर करें तो फिर हमारे पास जो कंप्यूटर की तमाम जो है डिवाइसेस हैं उनमें भी जो है एक किस्म का जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स का जो है यूज़ हो रहा है। ठीक है, सिवाय जो है मैग्नेटिक मेमोरीज़ को अगर हम छोड़ दें, ठीक है, तो बाकी चीज़ों में जैसे रैम हो गई, रोम हो गई, तो इन सब में जो है
क्योंकि हमारे पास जो है मॉसफेट्स वगैरह यूज़ होते हैं, तो फिर उन मॉसफेट्स में भी जो है हमारे पास ये फील्ड्स होती हैं जिनकी हेल्प से जो है हम जो है, जैसे हमारे पास फील्ड इफ़ेक्ट ट्रांजिस्टर्स हैं, तो उनमें जो हम फील्ड जो है फील्ड की हेल्प से जो है फ्लो ऑफ जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है कंट्रोल करते हैं। अब इस तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो है स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड्स पे काम कर रही हैं। जैसे हमारे पास जो है टच पैड्स हैं, कैपेसिटेंस कीबोर्ड्स हैं, ठीक है, कैथोड रे ट्यूब्स हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेज हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर्स हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं, सारी डिवाइसेस हैं, सारी एप्लीकेशंस हैं जिनमें जो है हमारे पास किसी न किसी तरह जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। और इवन जो है मेडिकल एप्लीकेशंस में भी जो है काफ़ी सारी जगहों पे जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो है कॉन्सेप्ट उन डिवाइसेस को बनाने में या उन एप्लीकेशंस को जो है स्मूथली रन करने के लिए जो है इन चीज़ों की नॉलेज होना ज़रूरी है। जैसे अब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन्स जो हैं या इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम्स जो हैं, इस तरह की मशीन्स जो हैं, अदर जो है रिकॉर्डिंग्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ऑर्गन्स इंक्लूडिंग आइज़, एयर्स एंड द स्टमक के, मतलब जो ये जो सारी डिवाइसेस हैं जो हमारी जो है इलेक्ट्रिकल जो है एक्टिविटी जो है मॉनिटर करती हैं आँखों की, ठीक है, और जो है कानों की, स्टमक की, तो उन सब में जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्सेप्ट हमारा जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स का जो है हमारा कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। अब इंडस्ट्री में भी जो है काफ़ी जगहों पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है अप्लाई हो रही है। अब जैसे मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, जैसे पेंट स्प्रेइंग, ठीक है, इलेक्ट्रो डिपोजिशन है, हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग है और सेपरेशन ऑफ फाइन पार्टिकल्स, ये जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस हैं, वहाँ पे भी जो कहीं ना कहीं पे कॉन्सेप्ट ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का यूज़ होगा। अब ये सारी चीज़ें अब मुझे डिटेल में नहीं पता, ठीक है, तो जिसको मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट हो तो फिर ये जो है चीज़ें सर्च कर सकता है। यहाँ पे सिर्फ मैं जो है यहाँ पे अभी आपको सिर्फ नाम ही बता सकता हूँ कि ये इन मुख्तलिफ़ जो है एप्लीकेशंस में, मुख्तलिफ़ डिवाइसेस में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। और एग्रीकल्चर में भी जो है अगर सीड्स को सॉर्ट करना है, ठीक है, और जो है स्प्रे करना है प्लांट्स को, और वहाँ पे जो है एग्रीकल्चर में अगर मॉइस्चर कंटेंट ऑफ क्रॉप्स हमें जो है मेजर करना है और कॉटन को स्पिन करना है, तो वहाँ पे भी ये कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। और जो है स्पीड बेकिंग, ब्रेड को बेक करने में भी एक कहीं ना कहीं पे किसी मशीन में जो है ये कॉन्सेप्ट यूज़ हो सकता है, ठीक है। और मीट को जो है स्मोक करने के लिए जो है ये कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, अब जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को जो है हम यहाँ पे इस चैप्टर में समझने के लिए जो हम दो लॉज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट लॉज हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। एक है हमारे पास कूलम्स लॉ, दूसरा है हमारे पास गासेस लॉ, ठीक है। तो ये दोनों जो लॉज हैं वो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ की हेल्प से जो है डेवलप हुए थे, ठीक है। और ये दोनों लॉज जो है इंटरडिपेंडेंट है कि कहीं ना कहीं पे ये जो है आपस में एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब जो कूलम्स लॉ है वो जो है एप्लीकेबल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं ड्यू टू एनी चार्ज कन्फिग्रेशन की। चार्ज की कन्फिग्रेशन मैटर नहीं करती है, किसी तरह भी कहीं पे भी जो है चार्जेस हों, ठीक है, तो हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब गासेस लॉ ने जो है उसमें जो है एक सिमेट्रिकल अगर डिस्ट्रीब्यूशन है चार्जेस की, तो वहाँ पे जो है गासेस लॉ जो है हम यूज़ करते हैं। और फिर वो जो है कि कूलम्स लॉ से जो है हमें जो है ईज़ियर वहाँ पे जो है चीज़ें, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने में जो है हमें ईजीनेस होती है कि अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है तो फिर हम जो है वहाँ पे
गासेस लॉ अप्लाई करेंगे और जो है फिर ये जो कूलम्स लॉ है कि इसमें से फिर हम जो है आगे एक कॉन्सेप्ट जो है डेवलप करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। पहले तो हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे कि किस तरह बन रही है चार्जेस की जो है जब वहाँ पे कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो फिर उसके बाद फिर हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है हम देखेंगे कि वो क्या चीज़ है, ठीक है। और जो है फिर आगे इन चीज़ों को जो है फर्दर एक्सटेंड करेंगे। फिर उसमें जो है हम देखेंगे कि जो है पॉइंट, लाइन, सरफेस एंड वॉल्यूम चार्जेस कि अगर जो चार्जेस की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जो है पॉइंट फॉर्म में है या किसी जो है लाइन पे जो है चार्जेस की अगर डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर जो है चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन किसी सरफेस पे है या किसी वॉल्यूम के शेप में है, तो फिर वहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो जो है कितनी बन रही है या कैसे बन रही है या उनकी डेरिवेशंस क्या हैं, मैथमेटिकल इक्वेशंस क्या हैं, सही है। अच्छा, अब काफ़ी सारे जो है स्पेशल प्रॉब्लम्स में जो है हम अगर कूलम्स लॉ यूज़ करते हैं तो वो थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन जैसे अभी यहाँ पे ये कह रहा था कि अगर गासेस लॉ हम अप्लाई करते हैं, अगर जो है हमारी चार्ज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है सिमेट्रिकल है, तो फिर हम वहाँ पे जो है गासेस लॉ अप्लाई करते हैं और वो काफ़ी जो है हमारा प्रोसेस जो है ईजियर हो जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड या जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना ईजियर हो जाता है। तो वही है कि मतलब जो है अगर कूलम्स लॉ हम अप्लाई कर रहे हैं और ज़्यादा एफ़र्ट्स लग रही हैं तो ये हो सकता है कि उस स्पेशल सिचुएशन में स्पेशल जो है उस प्रॉब्लम में जो है अगर हम गासेस लॉ अप्लाई करें तो वो जो है काफ़ी हमारे लिए आसान रहता है। तो इस चैप्टर में हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारे पास जो भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं जो बन रही हैं वो जो है वैक्यूम या फ्री स्पेस में बन रही हैं कि वहाँ पे जो है एयर नहीं है, ठीक है। जैसे कैथोड रे ट्यूब में हमने जो है एयर निकाल ली थी, तो इसी तरह यहाँ पे भी जो है ये जो चीज़ें हम कंसिडर कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो वहाँ पे हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि वहाँ पे जो है एयर नहीं है, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो है हमारी मटेरियल स्पेस में भी जो है बनती हैं, तो वो जो है फिर नेक्स्ट चैप्टर्स में इस बुक में डिस्कस की गई हैं। तो अभी जो है हम यहाँ पे कूलम्स लॉ एंड फील्ड इंटेंसिटी टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो कूलम्स लॉ जो है ये जो है एक जो है हमारे पास फ्रेंच जो है फिजिस्ट था, ठीक है। और उसका नाम जो है चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम था और उसने जो है 1785 में ये एक्सपेरिमेंटल लॉ जो है फार्मूलेट किया था, सही है। अच्छा, अब ये जो है कर्नल था फ्रेंच आर्मी में और ये तो उस जो है कूलम की इंट्रोडक्शन थी। अब ये लॉ क्या कर रहा है, ये जो है डील करता है फोर्स अ पॉइंट चार्ज एग्जर्ट्स ऑन अनदर पॉइंट चार्ज के। अगर हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं तो मतलब एक पॉइंट चार्ज जो है दूसरी पॉइंट चार्ज पे कितना फोर्स जो है एग्जर्ट कर रही है, पहली पॉइंट चार्ज दूसरी पॉइंट चार्ज पे कितना फोर्स एग्जर्ट कर रही है, या फिर जो है दूसरी पॉइंट चार्ज जो है पहली पॉइंट चार्ज पे कितना फोर्स एग्जर्ट कर रही है, ठीक है। अब पॉइंट चार्ज का मतलब ये है कि मतलब जो हम चार्ज कंसिडर कर रहे हैं कि वो मतलब एक बिल्कुल छोटी सी एरिया पे जो है हम चार्ज कंसिडर कर रहे हैं। ये नहीं कि मतलब चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी बड़े सरफेस पे या किसी बड़े वॉल्यूम में। यहाँ पे जो है हम सिर्फ पॉइंट चार्ज कंसिडर कर रहे हैं कि जो हम चार्ज कंसिडर कर रहे हैं कि बिल्कुल इंतहाई छोटी जो है जगह पे कंसिडर कर रहे हैं। जैसे जो है हम एक पिन हेड जो है कंसिडर कर सकते हैं कि बस पिन हेड पे जो है हमने कुछ चार्ज कंसिडर की हुई है कि मतलब एक पॉइंट पे जो है पॉइंट चार्ज का मतलब ये है कि चार्ज जो होगी वो सिर्फ एक पॉइंट पे होगी, ठीक है। कि आप ये कह लें कि जो है हमारे पास जो एरिया है या जो वॉल्यूम है वो मतलब इंतहाई जो है छोटा है, ठीक है। सिर्फ वो एक पॉइंट बन रही है वहाँ पे।
अच्छा, अब जो है पॉइंट चार्जेस जो है उसमें जो है हम इलेक्ट्रॉन्स कंसिडर कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिगार्डेड एज पॉइंट चार्जेस। और जो चार्जेस होती हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि चार्ज जो है पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। कि यहाँ पे जो है जैसे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स अगर हम जो है एज अ पॉइंट चार्ज अगर हम कंसीडर कर सकते हैं या इलेक्ट्रॉन्स आर रिगार्डेड एज एज पॉइंट चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है पॉजिटिव हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स की जो चार्ज है नेगेटिव है। ठीक है, तो इस तरह जो है कुछ ऐसी चार्जेस भी हैं कि उनकी जो पोलरिटी है वो पॉजिटिव है। और जो लाइक चार्जेस होती हैं वो रिपेल करती हैं। ठीक है, और जैसे मतलब लाइक चार्जेस जैसे अब अगर जो है दो नेगेटिव चार्जेस हैं तो वो रिपेल करेंगी, अगर दो पॉजिटिव चार्जेस हैं तो वो भी रिपेल करेंगी। लेकिन अगर अनलाइक चार्जेस हैं हमारे पास कि एक नेगेटिव चार्ज है, एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज है और एक जो है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, तो फिर वो जो है अट्रैक्ट करेंगी। वहाँ पे जो फोर्स बनेगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा। अच्छा, अब चार्ज को जो है मेजर करने के लिए हमारे पास जो है जो यूनिट है वो कूलम है। ठीक है, और एक कूलम में कितनी चार्ज आ सकती है? वो आ सकती है 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के। इतने अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो हमारे पास सिर्फ एक कूलम जो है एक कूलम के बराबर होगा चार्ज टोटल। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ से जो है एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज निकालें तो फिर हम जो है 6 × 10⁻18 को अगर जो है इसके ऊपर जो है पावर -1 दे दें या फिर 1/6 × 10⁻18 कर दें, तो फिर हमें जो है एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज मिल जाएगी जो कि बराबर होगी। अच्छा, अब यहाँ पे जो है नेगेटिव साइन हमने इस वजह से दिया है क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया है कि इलेक्ट्रॉन की चार्ज क्या है। ठीक है, तो वो जो है हमने इस वजह से यहाँ पे माइनस दिया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो पोलरिटी है या जो चार्ज हम कंसीडर करते हैं वो नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो फिर हमें जो रिज़ल्ट मिल रहा है 1.6019 × 10⁻⁻19 कूलम। तो अब कूलम्स लॉ स्टेट क्या कर रहा है कि फोर्स F, ठीक है, बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, कि हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2। तो अब वो जो फोर्स बन रहा है इन दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान, उसकी जो है कुछ ये प्रॉपर्टीज़ हैं कि जो फोर्स बनेगा, ठीक है, वो फोर्स वेक्टर जो बनेगा वो अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग देम, के मतलब जो हमारे पास जो Q1 और Q2 है, अगर वहाँ पे हम एक उन दोनों को मिलाने के लिए दो पॉइंट चार्जेस को मिलाने के लिए अगर हम एक लाइन ड्रा करें, तो जो हमारा फोर्स जो बनेगा वो भी अलॉन्ग दी लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट चार्जेस बनेगा, कि उसी लाइन पे जो है फोर्स वेक्टर भी बनेगा। ठीक है, कि फोर्स जो है किस डायरेक्शन में मतलब लग रहा है। अच्छा, अब ये जो फोर्स है वो डिपेंड किस पे करता है कि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2 के। जितनी ज़्यादा चार्ज की वैल्यू होगी पॉइंट चार्ज की, उसमें मतलब जितने ज़्यादा जो है हम सपोज कर लें कि इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर करें, तो फिर जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उनका जितना ज़्यादा प्रोडक्ट होगा तो फोर्स भी जो है उतना ज़्यादा बनेगा। ठीक है, अब अगर Q1 और Q2 दोनों में जो है इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो फिर वहाँ पे जो है रिपल्सिव फोर्स बनेगा। अगर जो है चार्जेस जो है वो जो हैं अनलाइक चार्जेस हैं, तो फिर वहाँ पे जो है अट्रैक्टिव फोर्स वेक्टर बनेगा। ठीक है, अच्छा, अब ये जो है फोर्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस आर बिटवीन देम, के अगर उनमें जो है जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो फोर्स जो है उतना कम होता जाएगा। तो मैथमेटिकली जो है हम
कूलम्स लॉ को इस तरह लिख सकते हैं कि फोर्स इज़ इक्वल टू, क्योंकि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस इन बिटवीन Q1 एंड Q2। ठीक है, अब ये जो है K जो है प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा अब ये है कि जो Q1 है एंड Q2 है उनका यूनिट हम जो है कूलम में कंसिडर करते हैं। ठीक है, और जो डिस्टेंस है एसआई, अगर एसआई यूनिट्स हम कंसिडर कर रहे हैं तो आर जो है हम फिर मीटर्स में कंसिडर करते हैं। ठीक है, और फोर्स जो है हम न्यूटन्स में कंसिडर करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो के की वैल्यू है वो जो है एक्सपेरिमेंटली जो है फाउंड आउट की गई थी कि वो जो है बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट भी जो है एक कांस्टेंट है, और इसको हम जो है कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, कि स्पेस जो है कितना जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे बनने को जो है परमिट कर रही है, कि इलेक्ट्रिक लाइंस जो बन रही हैं वहाँ पे वो जो है फ्री स्पेस है, वो कितनी जो है परमिशन वहाँ पे दे रही है कि जो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वहाँ पे बने, क्योंकि ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है। तो फ्री स्पेस का जो है कुछ अपना वैल्यू होगा कि वहाँ पे जो है ये जो फोर्स है किस हिसाब से बन सकता है, और अगर फिर कोई और मटेरियल होगा तो वहाँ पे जो है वो जो फोर्स बनेगा वो अलग बनेगा। अच्छा, अब इस एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू मतलब यूनिट है हमारे पास, ऐसा यूनिट है वो है हमारे पास फेराड्स पर मीटर। ठीक है, अच्छा अब जो है एप्सिलॉन नॉट की जो है वैल्यू अगर हम यहाँ पे जो है क्योंकि ये एक कांस्टेंट है। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो इसका जो वैल्यू है जो मेजर किया गया है वो हमारे पास है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, फेराड पर मीटर। और इसको जो है हम इस तरह भी लिख सकते हैं 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 36 पाई। तो फिर अब यहाँ पे जो है अगर हम के की वैल्यू निकालना चाहें, जब हमारे पास जो है फ्री स्पेस है, मीडियम अगर फ्री स्पेस है, तो फिर हम यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की अगर वैल्यू रखें यहाँ पे, तो फिर हमारे पास के की वैल्यू आ जाती है 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे इसका यूनिट है। तो यहाँ पे जो के का हमने यूनिट निकाला है वो, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट है फेराड पर मीटर है, तो यहाँ पे जो है एप्सिलॉन नॉट नीचे है डिनोमिनेटर में है, तो फिर हमारे पास जो है यूनिट जो है मीटर पर फेराड हो गया है। ठीक है, अच्छा अब के का अगर हम दूसरा यूनिट यहाँ से जो है इस इक्वेशन से निकालना चाहें, तो फिर हमारे पास क्या होगा न्यूटन, और आर अगर इधर चला जाएगा तो फिर हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर, और Q1 Q2 जो है नीचे आ जाएगा, तो फिर हमारे पास जो है यूनिट बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो वो जो यूनिट है के का और ये जो यूनिट है के का, दोनों जो है इक्विवेलेंट हैं। तो आप अगर मतलब जो है कुछ कन्वर्जन करेंगे तो फिर जो है हमारे पास मतलब एक यूनिट से जो है हम दूसरे यूनिट में चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब जो है कूलम्स लॉ जो है ग्राफिकली समझने के लिए यहाँ पे हमने कंसीडर किया है कि ये ओरिजिन है, और हमारी जो पॉइंट चार्ज Q1 है वो यहाँ पे है, और पॉइंट चार्ज Q2 जो है यहाँ पे। ठीक है, अब R1 जो है पोजीशन वेक्टर है फ्रॉम ओरिजिन टू Q1 चार्ज Q1, एंड जो R2 है वो है हमारा पोजीशन वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट Q2। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये ब्लू लाइंस हैं ये एक्चुअली में फोर्स वेक्टर्स हैं। अच्छा, यहाँ पे जो सबस्क्रिप्ट है 1 2 का मतलब ये है कि जो पॉइंट चार्ज Q1 है वो पॉइंट चार्ज Q2 पे कितना फोर्स लगा रही है, और यहाँ पे जो है F सबस्क्रिप्ट 2 1 है, तो इसका मतलब ये है कि ये वेक्टर जो है हमारा फोर्स वेक्टर तब बन रहा है कि जब हम कंसिडर कर रहे हैं कि Q2 जो है Q1 पे जो है कितना फोर्स लगा रही है।
ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान हमने एक और वेक्टर बनाया है आर सबस्क्रिप्ट 1 2। ठीक है, कि वेक्टर हम ये बना रहे हैं फ्रॉम चार्ज 1 टू चार्ज, मतलब चार्ज Q1 टू चार्ज Q2। अब ये कैसे बनेगा, वो जो है हम फिर पोजीशन वेक्टर नीचे जो है हमने उस पर आएंगे कि R1 2 जो है यहाँ पे जो है वो इक्वल है पोजीशन वेक्टर R2 माइनस R1। तो तब जो है हमारे पास ये वेक्टर बन रहा है R12। ठीक है, कि हम जो है R1 की जो है डायरेक्शन जो है उलट कर देंगे, क्योंकि हम कह रहे हैं कि जो है R2 माइनस R1 है। तो फिर R1 की जो है डायरेक्शन उलट करके फिर हम हेड टू टेल रूल अप्लाई करेंगे, तो फिर हमें जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा वो ये वाला मिलेगा। ठीक है, अच्छा, अब ये जो हमने पहले फार्मूला देखा था एफ इज़ इक्वल टू क्यू एंड Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने K की जो वैल्यू रख दी है वो बराबर दी हमारे पास 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अब ये जो F है ये सिर्फ जो है फोर्स का मैग्नीट्यूड है। तो ये वेक्टर जितना यहाँ पे ब्लू कलर वेक्टर जितना बड़ा होगा तो उसका मतलब जो है उस फोर्स का मैग्नीट्यूड उतना ज़्यादा है। अच्छा, अब जो है उसके बाद जो है यहाँ पे जो हमने ये वाला कैपिटल मतलब बोल्ड बोल्ड फॉर्म में जो एफ शो किया है ये एक्चुअली में वेक्टर फॉर्म में हमने शो किया है। तो फोर्स ऑफ चार्ज Q1 पॉइंट चार्ज Q1 ऑन पॉइंट चार्ज Q2। ठीक है, तो उसमें जो है हमने फिर मैग्नीट्यूड सेम ही रखा है, लेकिन यहाँ पे जो है हमने डायरेक्शन कंसीडर की है। तो अब डायरेक्शन में हमने एक यूनिट वेक्टर कंसीडर किया है अलॉन्ग दी वेक्टर R12 के जो वेक्टर यहाँ पे हमने बनाया R12, तो यूनिट वेक्टर भी जो है उसी डायरेक्शन में है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर जो होता है हमारे पास वो बराबर होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये जो R नीचे है वो मैग्नीट्यूड है ऊपर वाले वेक्टर का। सही है, तो अब अगर जो है हम ये जो यूनिट वेक्टर का ये जो यहाँ पे हमने फार्मूला डेवलप किया है, तो फिर अगर हम ये जो है अपनी इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ऊपर जो R12 है वो यहाँ पे आ गया है और नीचे जो R है वो जो है यहाँ पे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी R स्क्वायर था तो फिर ये एक R उसके साथ मिलके जो है हमारे पास R क्यूब बन गया है। ठीक है, और फिर जो है क्योंकि ये R जो वेक्टर है वो हमें मिला है दो पोजीशन वेक्टर का जो डिफरेंस है R2 माइनस R1 उससे मिला है। ठीक है, और फिर ये जो R हम कंसिडर कर रहे हैं जो डिस्टेंस है बिटवीन पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 वो भी एक्चुअली में जो है हमें अगर R2 माइनस R1 का जो है हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें तो वही जो है डिस्टेंस बनेगा, और फिर उसके ऊपर जो पावर है 3 वो हमने यहाँ पे दे दिया है। अच्छा, यहाँ पे जो है कुछ पॉइंट्स हमें जो है नोट करनी है कि जो फोर्स है, ठीक है, कि F21 अगर हम फाइंड आउट करें या F12 फाइंड आउट करें तो एक्चुअली में जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो जो है हमें सेम ही मिलेगा, सिर्फ जो है हमें डायरेक्शन जो है डिफरेंट मिलेगी। कि हम कह रहे हैं कि जो F21 है कि जो चार्ज Q2 जो है फोर्स एग्जर्ट कर रही है चार्ज Q1 पे वो भी एक्चुअली में सेम है जो मैग्नीट्यूड था हमारा F12 का। यहाँ पे 2 1 है और यहाँ पे जो है 1 2 है, तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, लेकिन सिर्फ जो डायरेक्शन है अब यहाँ पे जो हमने यूनिट वेक्टर कंसीडर किया है वो हमने 2 1 कंसीडर किया है, क्योंकि यहाँ पे जो हम फोर्स फाइंड आउट कर रहे हैं वो भी जो है चार्ज Q2 का ऑन चार्ज Q1 फाइंड आउट कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पे यूनिट वेक्टर हमने जो है कंसीडर किया है उस हिसाब से किया है। पहले हमने जो है यहाँ पे जो हमने जब F12 फाइंड आउट कर रहे थे तो यूनिट वेक्टर भी हमने जो है A सबस्क्रिप्ट R12 हमने लिखा था। ठीक है,
तो अब जो है ये कह रहा है कि ये एक्चुअली में जो है सेम ही है, सिर्फ जो है हमारे पास यहाँ पे डायरेक्शन का फ़र्क है, जिसकी वजह से यहाँ पे हम नेगेटिव साइन दे रहे हैं कि मतलब जो ए सब्सक्रिप्ट आर सब्सक्रिप्ट टू वन जो है वो बराबर है एक्चुअली में माइनस ए आर वन टू के। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स दोनों सेम है, सिर्फ जो है नेगेटिव का डिफरेंस है वो डायरेक्शन की वजह से जो है आ रही है नेगेटिव। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास फोर्स वेक्टर्स जो हमारे पास बन रहे हैं तो एक्चुअली में दोनों सेम है, सिर्फ जो है उनकी डायरेक्शन में फ़र्क है। तो वो हम यहाँ पे जो है ये भी कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड दोनों के सेम है, सिर्फ जो है उनके यूनिट वेक्टर्स जो है डिफरेंट डायरेक्शंस में है। अपोजिट ये कह लेंगे, अपोजिट डायरेक्शन, डिफरेंट तो मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपोजिट जो है डायरेक्शंस में, या हम ये कह सकते हैं कि 180 डिग्री जो है उनके दरमियान जो है 180 डिग्री का जो है फेज़ शिफ्ट है। तो यहाँ पे जो है वो चीज़ जो है इस फिगर में भी है कि यहाँ पे जो है अगर फोर्स F12 जो है इस डायरेक्शन में है तो F21 जो है अपोजिट डायरेक्शन में है, और जो इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रही है वो जो है हमारे पास 180 डिग्री की बनेगी। अच्छा, अब यहाँ पे जो है दूसरी जो पॉइंट नोट करने की है कि जो अगर लाइक चार्जेस होंगी तो वो जो है एक दूसरे पे जो है रिपल्जन फोर्स जो है क्रिएट करेंगी, और अनलाइक चार्जेस में जो है अट्रैक्टिव फोर्स होगा। जैसे यहाँ पे जो है इस फिगर में दिखा रहे हैं कि दो हमारे पास पॉइंट चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, तो जो हमारे पास फोर्स वेक्टर्स बन रहे हैं वो इस तरह बन रहे हैं कि वो एक दूसरे को जो है पॉइंट चार्जेस जो है रिपेल कर रही हैं। यहाँ पे भी जो है नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। ठीक है, कि फोर्स वेक्टर्स जो है अपोजिट यहाँ पे मतलब जो है दूसरी मतलब जो है आउटवर्ड डायरेक्शन में बन रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है अगर चार्जेस जो हैं अनलाइक हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरी नेगेटिव चार्ज है, तो जो फोर्स वेक्टर्स हैं वो अट्रैक्टिव फोर्स वेक्टर्स बन रहे हैं कि जो है एक दूसरे की तरफ जो है पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब जो है कह रहा है कि आर जो है मतलब Q1 और Q2 के जो है कंपैरिजन में, क्योंकि वो दो पॉइंट चार्जेस हैं, तो ऐसे ना हो कि जो है हमारे पास जो आर है वो भी मतलब इंतहाई छोटा हो, ऐसे ना हो, मतलब कुछ ना कुछ जो है आर जो है एज़ कम्पेयर टू मतलब Q1 और Q2 से जो है जो उनकी डायमेंशंस हैं तो उनसे जो है बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और Q1 और Q2 जो है इस कूलम्स लॉ में हमेशा जो है हम पॉइंट चार्जेस के फॉर्म में कंसीडर करेंगे। ठीक है, और ये जो चार्जेस होंगी वो एट रेस्ट होंगी, और जब हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उस वक्त जो है हम Q1 और Q2 में जो है साइन इनकी कंसीडर करेंगे कि ये Q1 जो है अगर जो है नेगेटिव चार्ज है तो हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे, वहाँ पे Q1 के वैल्यू के साथ एक नेगेटिव साइन कंसीडर करेंगे। अगर Q जो है चार्ज जो है पॉजिटिव है तो फिर हम जो है उसके वैल्यू के साथ जो है पॉजिटिव साइन कंसीडर करेंगे जब न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो अगर दोनों चार्जेस जो हैं एक जैसी हैं तो पॉजिटिव 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 ही रहेगा, और नेगेटिव नेगेटिव भी जो है पॉजिटिव बन जाएगा, तो प्रोडक्ट हमेशा हमारा ग्रेटर देन ज़ीरो आएगा। लेकिन जब अनलाइक चार्जेस होंगी तो प्रोडक्ट हमारा जो है दोनों का जो है हमेशा लेस देन ज़ीरो आएगा। और ये भी जो है एक जो है पॉइंट है कि चार्जेस जो है ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही जो है हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और क्वांटिटी ऑफ जो है टोटल चार्जेस रिमेंस कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा अब अगर हम जो है इस कूलम्स लॉ को जो है एक्सटेंड करना चाहते हैं और हम जो है किसी एक पॉइंट चार्ज पे जो है फोर्स मालूम करना चाहते हैं, लेकिन जो फोर्स हम मालूम कर रहे हैं फिर हम जो है किसी एक जो है पॉइंट चार्ज का जो है फोर्स मालूम नहीं कर रहे, कि हमारे पास बहुत सारी पॉइंट चार्जेस हैं
Q1 Q2 अप टू Qn। तो इन सब का जो है फोर्स जो है किसी एक पॉइंट चार्ज Q पे जो है कितना बन रहा है, फोर्स वेक्टर कितना बन रहा है। ठीक है, तो अब ये जो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 अप टू Qn, उनकी जो है पोजीशन वेक्टर्स जो हैं विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन R1 R2 अप टू Rn बन रहे हैं। ठीक है, तो अब ये सारी पॉइंट चार्जेस जो है कुछ फोर्स वेक्टर बनाएंगी Q के साथ, कि Q1 जो है Q पे कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहा है और Q2 जो है कितना फोर्स वेक्टर बना रहा है इस Q पे, या फिर Qn जो है क्या जो है फोर्स जो है वेक्टर बना रहा है इस Q पे। ठीक है, तो अब उन सब फोर्स वेक्टर्स को अगर हम सम करेंगे तो हमें जो है इस पॉइंट चार्ज Q पे जो है टोटल फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो इन सब वेक्टर्स को एक्चुअली में हमें सम करना है कि इन इंडिविजुअल पॉइंट चार्जेस से जो है हमारे पास जो सारे फोर्स वेक्टर्स बन रहे हैं उन सब को जो है हम अगर सम करेंगे तो फिर हमारे पास जो है एक्चुअल फोर्स वेक्टर बन जाएगा या रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर बन जाएगा। सही है, तो इस जो है एडिशन को जो है हम कह सकते हैं, इसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, कि इसमें जो है हम फोर्स मालूम कर रहे हैं ऑन अ पर्टिकुलर चार्ज। तो फोर्स हम ऑन अ पर्टिकुलर चार्ज मालूम कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो फोर्स जिन पॉइंट चार्जेस से बन रहा है वो हमारे पास मल्टीपल हैं। और फिर अब इन जो है F1 F2 और अप टू Fn को जो है अगर हम फार्मूला में जो है चेंज करें। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये जो है F ये भी कैपिटल होगा क्योंकि ये F3 भी जो है कैपिटल नहीं मतलब बोल्ड होगा, कि F3 भी जो है हमारे पास वेक्टर है। तो इस बुक में जो है वेक्टर्स सारे जो है हमने बोल्ड लेटर्स से रिप्रेजेंट करने। तो फिर हम जो है यहाँ पे अब इन सब फोर्सेस में जो है हमारे पास जो फोर्स लग रहा है वो क्यू पे लग रहा है, और बिकॉज ऑफ Q1 बिकॉज ऑफ Q2 एंड अप टू बिकॉज ऑफ Qn। तो इन सब में जो है Q आएगा। ठीक है, और फिर जो है हमारे पास Q1 Q2 और Qn आएगा। ठीक है, और ये कांस्टेंट भी यहाँ पे सेम आएगा 1/4 सब में ये भी आएगा। और जो हमारे पास जो है जो यूनिट वेक्टर था, अब यूनिट वेक्टर को जो है हमने जो है वेक्टर r डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r के फॉर्म में जो है लिखा था। तो अब वहाँ पे जो है जो वेक्टर r बनेगा वो हमारा बनेगा r माइनस R1, फिर r माइनस R2, फिर जो है r माइनस अप टू Rn। ठीक है, तो इसी तरह फिर नीचे जो है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ जो है r माइनस R1 क्यूब है, यहाँ पे जो है R2 है, यहाँ पे जो है Rn है। ठीक है, अब सिंपली जो है यहाँ पे मतलब जो है पहले जो है हमारे पास सिर्फ 2 पॉइंट चार्जेस थी, तो यहाँ पे जो है R2 माइनस R1 था, तो यहाँ पे भी जो है R2 माइनस R1 था। लेकिन अब जो है यहाँ पे R2 की जगह पे यहाँ पे जो है सिंपल R है। ठीक है, कि जो हमारी पॉइंट चार्ज Q है वो लोकेटेड है 8 पॉइंट R। ठीक है, या फिर ये कहें कि ये जो R है ये जो है इस पॉइंट चार्ज Q का जो है पोजीशन वेक्टर है। जिस तरह यहाँ पे जो है R1 R2 और Rn जो है पोजीशन वेक्टर्स हैं Q1 Q2 और Qn के। सही है, अच्छा अब इस सारे जो फार्मूला है या जो ये सारी जो एक्सपेंशन है इसको जो है हम सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ जो है चेंज आ रही है, यहाँ पे आ रही है कि R1 है, फिर R2 है, फिर हमारे पास R3 और Rn तक हम जा रहे हैं। ठीक है, तो R सब्सक्रिप्ट K में जो है हमने इनको चेंज कर दिया है और हमने समेशन लिख दी है कि K इज़ इक्वल टू 1 to N। और यहाँ पे भी जो है Q सब्सक्रिप्ट K हमने कर दिया है। ठीक है, तो फिर इसको जो है समेशन को जब एक्सपेंड करेंगे तो अगेन हमें जो है ये सेम फार्मूला मिलेगा। तो अब हमने फोर्स पढ़ लिया है। ठीक है, अब हमने एक पॉइंट चार्ज पे भी जो है फोर्स पढ़ा, और जो है अब एक पॉइंट चार्ज पे जो है ड्यू टू
जो है एनदर पॉइंट चार्ज जो है फोर्स हमने पढ़ा। अब जो है हम अगर एक पॉइंट चार्ज पे जो है फोर्स जो है ड्यू टू मल्टीपल पॉइंट चार्जेस जो फोर्स डेवलप हो रहा है वो भी हमने पढ़ लिया। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। ठीक है, अब जो है जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी जिसको कहते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई के साथ। ठीक है, तो ई इज़ द फोर्स दैट अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। के हमें अगर फोर्स गिवन है, ठीक है, उस जो है किसी पर्टिकुलर जो है स्पेस में, और फिर हम वहाँ पे जो है यूनिट चार्ज, ठीक है, यूनिट चार्ज ये कह लें कि हम जो है 1 कूलम ऑफ चार्ज कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, कि वो अगर हम वहाँ पे जो है 1 कूलम ऑफ चार्ज भी कर सकते हैं। मतलब अब हम अगर ये देखें कि ये जो फोर्स है, ठीक है, वो अगर ये फोर्स अगर हम मालूम करें इस क्यू पे, ठीक है, तो उस फोर्स में जो है हमारे पास अगर वो सेम क्यू है तो वो क्यू जो है वहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो एक्चुअली में क्यू डिवाइडेड बाई क्यू जो है 1 बन रहा है। तो मैं इस हिसाब से कह रहा हूँ कि वो जो है वहाँ पे अगर हम एक चार्ज को अगर हम 1 कूलम कंसिडर कर रहे हैं और दूसरी चार्ज का जो है उस पॉइंट पे जो है अगर हम जो है फोर्स कंसिडर कर रहे हैं, तो फिर हम जो है उसको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह रहे हैं। या फिर सिंपली 1 कूलम वाले जो है हिसाब को छोड़ दें, सिंपली अगर हमें फोर्स मिला हुआ है, ठीक है, और हम जो है उस फोर्स में जो है एक पॉइंट चार्ज कंसिडर करते हैं, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज ये इस रेशो को जो है हम कहेंगे कि ये इतनी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो है उस पॉइंट पे जहाँ पे ये जो है पॉइंट चार्ज हमने कंसिडर किया हुआ है। तो अगर जो है हमारे पास ये जो Q है ग्रेटर देन ज़ीरो है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसकी भी जो है डायरेक्शन, ये भी जो है एक वेक्टर है, तो उसकी भी जो है डायरेक्शन वही बनेगी जो हमारे पास फोर्स की है, क्योंकि डायरेक्शन तो वही रहेगी, सिर्फ हम जो है यहाँ पे एक जो है नंबर से जो है हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या बन रहा है यहाँ पे, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, या फिर जो है हम यूनिट्स को जो है थोड़ा बहुत चेंज करें तो फिर हमें जो है दूसरा यूनिट भी मिल जाता है, वोल्ट्स पर मीटर। अच्छा, अब हमने जो है 2 पॉइंट चार्जेस कंसिडर किए हैं, एक जो है पॉइंट आर पे पड़ी हुई है, ठीक है, दूसरी जो है हमारे पास आर डैश पे पड़ी हुई है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है पॉइंट आर पे फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज लोकेटेड एट आर डैश। तो अब आर डैश पे जो है हमारी क्यू पड़ी हुई है, और जो चार्ज हमने पॉइंट आर पे कंसिडर की है वो कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो है वो सपोज़ कर लें कि सिंपल जो है जो भी चार्ज होगी, क्योंकि फिर हम उसको डिवाइड कर रहे हैं क्यू के साथ, तो वो जो चार्ज है यहाँ पे कैंसिल आउट हो गई है। तो अब यहाँ पे जो है वो 1 कूलम वाला इफेक्ट आ रहा है कि यहाँ पे जो है दूसरी चार्ज जो है सिंपली 1 कूलम है, तो फिर ये वाला फार्मूला बन रहा है। तो अब यहाँ पे जो है हम यही ये जो यूनिट वेक्टर है उसको फिर हमने आर माइनस आर डैश के फॉर्म में कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, कि हम जो है पॉइंट आर पे जो है फील्ड इंटेंसिटी मालूम कर रहे हैं, तो फिर हम जो है आर माइनस आर डैश के इस पॉइंट पे जो चार्ज पड़ी हुई है, ठीक है, उसकी वजह से जो है इस पॉइंट पे जो है कितनी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन रही है। सही है, तो ये जो है मैथमेटिकल फार्मूला बन गया हमारे पास। तो मुख्तलिफ वेज हो सकते हैं, या भी ये भी हो सकता है कि फोर्स मिला हुआ हो और कोई जो है कुछ वैल्यू मिला हुआ हो चार्ज का, तो तब भी जो है हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम कर सकते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि
जो है हमें जो है अगर दो चार्जेस का जो है वैल्यू मिला हुआ है तो फिर हम यहाँ पे जो है उस चार्ज का वैल्यू रखेंगे जिसकी वजह से जो है हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करना चाहते हैं। अच्छा, अब जो है हमने सिंपली जो है यहाँ पे जो r माइनस आर डैश है और r माइनस आर डैश मैग्नीट्यूड और पावर 3 है। मैग्नीट्यूड जो है हमने यहाँ पे इस वेक्टर का जो है फाइंड किया है, उसके ऊपर जो पावर 3 है, तो वहाँ से जो है हमने मैग्नीट्यूड आर स्क्वायर अलग करके रखा है और एक मैग्नीट्यूड को इस वेक्टर के साथ मिला के हमने यूनिट वेक्टर के फॉर्म में जो है हमने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन की है। अच्छा, अब कह रहा है कि हमारे पास जो है एन पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है, और लोकेटेड हैं R1 R2 R3 Rn, ये जो है उनके पोजीशन वेक्टर्स हैं, या जो है ये उनकी लोकेशन भी जो है हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से अगर कंसिडर करें तो फिर जो है ये उनकी लोकेशन भी हो सकती है। तो अब ये इतनी सारी जो है पॉइंट चार्जेस हैं, लेकिन हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करना चाहते हैं पॉइंट आर पे, ठीक है। तो अब हर एक पॉइंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी, तो अगर उन सब वेक्टर्स को अगर हम सम कर देंगे फिर हमें जो है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट आर जो है मिल जाएगी। तो यहाँ पे भी जो ये ई है ये बोल्ड होनी चाहिए थी, क्योंकि ये भी जो है एक वेक्टर है, ठीक है। तो फिर जो है हमने यहाँ पे उसको सिंपली जो है E1 को जो है फार्मूला के हिसाब से लिखा हुआ है, और फिर E2 को भी जो है अप टू En सब कुछ जो है हमने फार्मूला के हिसाब से लिखा हुआ है। और फिर यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि एक कंसिस्टेंसी है, सिर्फ सिंपली Q1 चेंज हो रहा है और जो है यहाँ पे R1 चेंज हो रहा है, मतलब इनके सब्सक्रिप्ट्स चेंज हो रहे हैं। तो फिर इनको हमने समेशन के फॉर्म में लिख दिया है कि हमारे पास जो है पॉइंट चार्जेस हैं फ्रॉम k इज़ इक्वल टू 1 to n, ठीक है। और ये पॉइंट चार्ज जो है k के हिसाब से फिर उस पॉइंट चार्जेस की जो है वैल्यूज़ यहाँ पे हम रखते जाएंगे, और ये जो है उनकी लोकेशंस हैं r के, ठीक है। तो अब हम जो है न्यूमेरिकल करेंगे इससे रिलेटेड कूलम्स लॉ से। अच्छा, अब इस न्यूमेरिकल में हमारे पास जो है टोटल 3 पॉइंट चार्जेस हैं। एक पॉइंट चार्ज जो है 1 मिली कूलम की है, दूसरी -2 मिली कूलम की है, और इनकी जो है रेस्पेक्टिव पोजीशन इन दो चार्जेस की जो है हमें मिली हुई हैं, ठीक है। और अब तीसरी जो पॉइंट चार्ज है जो कि 10 नैनो कूलम है और उसकी लोकेशन ये है। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स मालूम करें इस जो है 10 नैनो कूलम चार्ज पे, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी जो है इसी पॉइंट पे जो है इन दो पॉइंट चार्जेस की वजह से जो है मालूम करें। तो पहले हम जो है फोर्स मालूम करेंगे। अब फोर्स में हमने समेशन वाला फार्मूला रखा है, क्योंकि हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं। एक होती तो फिर हम सिंपली समेशन वाला, मतलब एक दो टोटल दो पॉइंट चार्जेस होती तो फिर हम ये समेशन वाला फार्मूला ना भी लिखते तो कोई मसला नहीं होता। तो अब ये जो है हमारे पास दो फॉर्म्स हमने पढ़े थे इसके फार्मूला के, कि एक में जो है हमने यूनिट वेक्टर रखा हुआ है, दूसरे में जो है हमने वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है हम ये जो है सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे जो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है वो इस समेशन में जो है हर टर्म के लिए सेम है, तो उसको हमने जो है यहाँ पे बाहर रख दिया है। यहाँ पे जो है हमने 10⁻³ जो है यहाँ पे ये जो है Q1 का जो है हमने वैल्यू रखा है यहाँ पे, और फिर Q2 का जो है -2 मिली कूलम है, तो वो हमने -2 मिली कूलम यहाँ पे रखा हुआ है। और पोजीशन वेक्टर्स की जो सब्ट्रैक्शन है वो वहाँ यहाँ पे हम परफॉर्म कर रहे हैं कि जो यहाँ पे r की वैल्यू है वो हमारे पास जो r की वैल्यू है वो है हमारे पास 0,3,1, वो हमने रखी हुई ये वेक्टर है, ठीक है। उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं पोजीशन वेक्टर 3,2,-1। इसी तरह फिर इसी r में से सब्ट्रैक्ट करेंगे -1 और 4, ठीक है, वो हमने यहाँ पे रखा हुआ है।
तो ऊपर जो है वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन हो रही है, फिर नीचे जो है वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन करके फिर जो है मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करके उसके ऊपर जो है पावर 3 भी सॉल्व करना है हमें। ठीक है, अब ये 10 पावर -3 जो है यहाँ पे बाहर आ गया है। अब इस Q का जो वैल्यू है वो हमें गिवन है 10 नैनो कूलम। तो 10 × 10⁻⁹ नैनो की वजह से हमने रखा है। ठीक है, और नीचे जो है हमारे पास 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है 10 पावर -9 डिवाइडेड बाय 36 पाई, तो वो हमने रखा है। तो अब ये वेक्टर्स की हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर दी है। ठीक है, और यहाँ पे जो है हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड की वजह से पावर 1/2 आ रहा है और पावर 3 जो है ऑलरेडी है, तो टोटल हमारे पास पावर 3/2 बन रहा है। इसी तरह यहाँ पे भी वही है। मैग्नीट्यूड एक नंबर आ जाएगा जो कि है 14/√14 यहाँ पे, और जो है यहाँ पे जो है दूसरा मैग्नीट्यूड जो है हमारे पास 26 √26 है। ऊपर एक वेक्टर है। ठीक है, नीचे नीचे जो है मैग्नीट्यूड है, तो फिर जो है वेक्टर के हर एक कंपोनेंट को जो है मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे भी जो है वेक्टर के हर एक कंपोनेंट को जो है इस मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड करेंगे। सही है, और फिर जो है ये दोनों वेक्टर्स ऐड करके फिर जो है उन सब वेक्टर्स को जो है हम 9 × 10⁻⁻² के साथ भी जो है मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर हमारे पास जो है मिली जो है 10 पावर -3 जो है कॉमन निकल रहा है तीनों कंपोनेंट में से, और फिर जो है हमारे पास ये 3 कंपोनेंट्स आ गए। अब कामा की जगह पे जो है हम कामा को जो है हमें रिप्लेस करके जो है इसको जो है इन द फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर्स ax, ay और az हमने रखा हुआ है। ठीक है, तो ये फोर्स मिल गया है हमें। अब जो है इंटेंसिटी मालूम करनी है, तो इंटेंसिटी के लिए ये करेंगे कि हमने फोर्स फाइंड आउट कर लिया है। अब फोर्स जो है उसी पॉइंट चार्ज पे मालूम करना था। ठीक है, जिस पे हमने जो है ये फोर्स फाइंड आउट किया है, तो इस फोर्स को जो है उस पॉइंट चार्ज के मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर देंगे, जो कि हमारे पास 10 नैनो कूलम है। तो अब इस पूरे वेक्टर के हर एक जो है कंपोनेंट को फिर 10 × 10⁻⁹ के साथ डिवाइड करना है। अब यहाँ पे मिली कॉमन था, और जो है यहाँ पे जो है हमने फिर 10 पावर -3 और 10 पावर -6 में से जो है 10 पावर -6 यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, तो फिर अगेन जो है कुछ ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करके फिर इसको हमने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जो है अगेन वेक्टर के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो किलो वोल्ट पर मीटर जो है हमने यहाँ पे ये यूनिट शो किया हुआ है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। आंसर्स भी यहाँ पे जो है गिवन है। तो यहाँ पे जो है 2 पॉइंट चार्जेस हैं। ठीक है, उनकी जो है लोकेशन मिली हुई है, और पहले हमें जो है फोर्स फाइंड आउट करना है इस तीसरी पॉइंट चार्ज पे, जिसकी लोकेशन यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो अब ये जो है हमें दूसरे पार्ट में जो है फिर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो ये आप खुद करके देखें। तो सिंपली यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इसी पॉइंट में मालूम करनी है जिस पॉइंट पे हमने फोर्स मालूम किया है। तो इस वजह से फिर जो हमने जो भी फोर्स मालूम किया है उसको जो है हम जो है इसी जो है पॉइंट चार्ज के साथ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे जो नैनो है, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट चार्ज है वो है हमारे पास 1 नैनो कूलम, तो यहाँ पे सिंपली फोर्स वेक्टर भी जो है वो जो है यहाँ पे सेम है, सिर्फ यहाँ पे जो है नैनो नैनो लिखा हुआ है। तो जब हम 1 नैनो के साथ फिर इस फोर्स वेक्टर को डिवाइड करेंगे, तो फिर हमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमें मिल जाएगी उसमें से सिर्फ ये नैनो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है।